गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 17 चंद्रशेखर आजाद के बारे में बताने जा रही हूँ। चंद्रशेखर आजाद, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वह एक क्रांतिकारी थे और अपने देश को आजाद कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। अब हम आपको चंद्रशेखर आजाद के विषय में बताने जा रहे हैं कि उनके विचार कैसे थे अपने देश के बारे में और वह क्या करना चाहते थे और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया। आजादी किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे पिंजरे में बंद पक्षी हो, चाहे रस्सी से बंधा हुआ पशु, सभी परतंत्रता के बंधनों को तोड़ फेंकना चाहते हैं। फिर मनुष्य तो पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और संवेदनशील प्राणी होता है। उसे तो गुलामी की जंजीरें सदा ही खटकती रहती हैं। सभी देशों के इतिहास में आजादी के लिए अपने प्राणों की बलि देने वाले वीरों के उदाहरण मिलते हैं। बिना ऐसे वीरों के जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया अपने देश को आजाद कराने के लिए, बिना उनके देश की आजादी तो संभव थी ही नहीं। कुछ वर्ष पूर्व तक भारत परतंत्र था। परतंत्र माने गुलाम था। तब अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयत्न बराबर होते रहते थे। सन 1857 ईस्वी में एक ऐसा ही सामूहिक संघर्ष भारतीय लोगों ने किया था। जनता में आजादी की चिंगारी सुलगाने का काम प्रायः क्रांतिकारी किया करते थे। वे कोई न कोई ऐसा कार्य करते थे जिससे कि जनता के भीतर जो है क्रांति करने का जज्बा उमड़ पड़ता था। अंग्रेजों को भारत से किसी भी प्रकार बाहर निकालने के लिए वे कमर कसे रहते थे। कोई अपने घर में आकर घुस जाए और जबरदस्ती रहने लगे तो क्या आप उसे रहने देंगे? यह देश हमारा अपना है, यह देश हमारा घर है। हमारे घर में अंग्रेज जबरदस्ती आकर घुस गए थे और लोगों पर राज करने लगे थे, तो ऐसे को कौन बर्दाश्त करेगा। इसलिए कुछ क्रांतिकारी जो है हमेशा ऐसा कार्य किया करते थे और उन्होंने अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल तैयार कर रखा था कि जब तक हम इन अंग्रेजों को बाहर नहीं निकाल देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। ऐसे क्रांतिकारियों को जब भी अंग्रेजी सरकार पकड़ पाती, उन्हें फांसी या काले पानी की सजा देती। जब ऐसे क्रांतिकारी अंग्रेजों के गिरफ्त में आ जाते थे तब वे सोचते थे कि इसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। उसे फांसी दे दी जाती थी, काले पानी की सजा दे दी जाती थी, यानी कि वे सबसे दूर रहे, उनकी मुलाकात किसी से भी ना हो पाए, जिससे कि दूसरा जो है व्यक्ति यानी जनता जो है वो भड़के ना। भारत माँ की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद का नाम अग्रगण्य है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा ग्राम में हुआ था। ग्राम माने गांव। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी उन्नाव जिले के बदरखा गांव के निवासी थे, जो जीविकोपार्जन के लिए भाबरा गांव पहुंच गए थे। यानी जीविकोपार्जन यानी जीविका चलाने के लिए। चंद्रशेखर बचपन से ही बहुत साहसी थे। वे जिस काम को करना चाहते थे उसे करके ही दम लेते थे। एक बार जो ठान लेते थे कि हमें यह काम करना है तो उस काम को करके ही पीछे हटते थे, उसे बीच में अधूरा कभी नहीं छोड़ते थे। एक बार वे लाल रोशनी वाली दिया सलाई से खेल रहे थे। उन्होंने साथियों से कहा कि एक सलाई से जब इतनी रोशनी होती है तो सब सलाइयों को एक साथ जलाए जाने से न मालूम कितनी रोशनी होगी। सब साथी इस प्रस्ताव पर बहुत खुश हुए, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इतनी सारी सलाइयों को एक साथ जलाए, क्योंकि रोशनी के साथ सलाई से आंच भी होती थी, यानी आग भी लगने का डर हो जाता था और आंच भी लगती थी। एक सलाई की आंच झेलना तो कोई बात नहीं थी, पर सब सलाइयों को एक साथ झेलना तो खतरा कौन मोल लेता। इस पर चंद्रशेखर सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं एक साथ सब सलाइयों को जलाऊंगा। अब उनकी हिम्मत देखिए। उनके मित्र जो है वो सोचते थे कि जब एक माचिस की तीली को जलाने पर
इतनी आंच आती है और इतना खतरा होता है, तो सब माचिस की तीलियों को अगर एक साथ जला दिया जाए तब तो बहुत खतरा होगा। ऐसा खतरा कौन मोल लेगा। तो चंद्रशेखर आजाद आगे आते हैं और वे बोलते हैं कि मैं सारी सलाई को जलाऊंगा। उन्होंने ऐसा ही किया। तमाशा तो खूब हुआ, किंतु साथ ही उनका हाथ भी जल गया। एक साथ जब सारी सलाइयां जल उठी तो चंद्रशेखर आजाद के हाथ भी जल गए, पर उन्होंने उफ तक नहीं की। लेकिन उन्हें जो है कोई दुख नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुआ, और उन्होंने किसी से यह नहीं कहा कि मेरा हाथ जल गया। जब लड़कों ने उनके हाथ को देखा तो मालूम हुआ कि उनका हाथ बहुत जल गया है। जब उनके दोस्तों ने उनके हाथ को देखा तब पता चला कि उनका हाथ कितना जल गया है। सब लड़के उपचार के लिए दौड़ पड़े, पर चंद्रशेखर के चेहरे पर पीड़ा का कोई प्रभाव न था। सभी डर गए और सब उनके उपचार के लिए, उनकी दवा करने के लिए सारे लड़के दौड़ पड़े, लेकिन चंद्रशेखर के चेहरे पर दर्द का बिल्कुल कोई भी भाव नहीं था और वे खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनके दिमाग में कोई आइडिया आ गया था। प्रारंभ में चंद्रशेखर संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेजे गए, पर उनका मन वहां नहीं लगा और वे भागकर अपने बाबा के घर अलीराजपुर पहुंच गए। वहां पर उन्हें भीलों से मिलने का मौका मिला, जिनसे उनकी खूब घनिष्ठता हो गई। उन्होंने भील यानी जो धनुष बाण चलाते हैं, उन्होंने उनसे धनुष बाण चलाना सीखा और थोड़े ही दिनों में वे अच्छे निशानेबाज हो गए। भील जो है वो जंगलों में रहते हैं और धनुष बाण चलाते हैं, उसी से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद की मित्रता जब भीलों से हो गई तो उन्होंने उनके गुणों को सीख लिया, उनसे धनुष बाण चलाना सीख लिया और कुछ ही दिनों में वे एक पक्के निशानेबाज बन गए। क्योंकि उनकी यह आदत थी कि वे जिस काम को शुरू करते थे उसको समाप्त करके ही दम लेते थे और बीच में उसे कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते थे। उनके बाबा ने जब यह बात सुनी तो उन्हें फिर काशी भेज दिया, जिससे कि कम से कम उन भीलों का साथ तो छूटे। जब उनके बाबा को पता चला कि यहाँ के भील जो है उनके मित्र बन गए हैं, तो उनके बाबा ने उन्हें फिर काशी भेज दिया कि भीलों का साथ उनका छूट जाए। इस बार वे काशी में टिक गए। काशी में धार्मिक लोगों की ओर से संस्कृत के छात्रों के लिए आवास और भोजन का मुफ्त प्रबंध था। ऐसे ही एक स्थान पर रहकर चंद्रशेखर संस्कृत व्याकरण पढ़ने लगे, पर इसमें भी उनका मन नहीं लगता था। स्वभाव से उन्हें एक जगह टिक कर बैठना अच्छा नहीं लगता था। स्वभाव से वे बड़े गतिशील थे, वे एक जगह टिक कर एक जगह रुक कर बैठना जानते ही नहीं थे, इसलिए उनका मन जो है वहां पर नहीं लगा। इसी कारण वे कथा सुनते थे। इसी कारण वे कभी कभी गंगा में घंटों तैरते, कभी कथा बांचने वालों के पास बैठकर रामायण, महाभारत और भागवत की कथा सुनते थे। वीरों की गाथाएं उन्हें बहुत पसंद थी। उनका मन एक जगह नहीं लगता था। इसी कारण वे क्या करते थे कि घंटों जाकर के काशी में गंगा में जो है तैरा करते थे और जो वहाँ के विद्वान गण थे उनसे जो है रामायण, महाभारत और भगवत गीता के बारे में उनसे जो है प्रवचन सुना करते थे। और वीरों की गाथाएं तो उन्हें बहुत पसंद आती थी। अगर कोई वीरों के बारे में बताना शुरू करता था तो वे घंटों बैठकर उनकी बातें सुना किया करते थे। चंद्रशेखर जब 10-11 वर्ष के थे तब जलियांवाला बाग का भयंकर हत्याकांड हुआ था, जिसमें सैकड़ों निरपराध भारतीयों को गोली का शिकार होना पड़ा। जलियांवाला बाग चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा एक मैदान था। इसमें आने जाने का रास्ता बहुत सकरा था, इसीलिए तो लोग भाग नहीं पाए थे। एक दिन जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी, उसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भाषण हो रहे थे। सभा चल ही रही थी कि सेना की एक टुकड़ी के साथ अंग्रेज जनरल डायर आया और उसने बिना कुछ कहे सुने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाना शुरू कर दिया। जनरल डायर जिसने कुछ नहीं कहा, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो है जो भाषण चल रहा था उसको सुनकर उसे बहुत क्रोध आया और उसने निरपराध लोगों पर जो है गोलियां बरसानी शुरू कर दी। चूंकि रास्ता इतना सकरा था आने जाने का कि लोगों की भीड़ जो है आपस में एक दूसरे पर गिरने लगी और लोग भाग नहीं पाए। लगभग 1000 आदमी मारे गए और कई हजार घायल हो गए। सारे भारत में क्रोध की लहर दौड़ गई। आजाद ने भी इस दर्दनाक घटना का वर्णन सुना। अब एक देशभक्त
जो है किस तरीके से शांत बैठ सकता था जहां इतना बड़ा अपराध हुआ हो। यद्यपि उनकी अवस्था छोटी ही थी तो भी भारतीय राजनीति में उनकी रुचि जग गई और वे भी अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ कर दिखलाने के उपाय सोचने लगे। वह मात्र 10-11 साल के थे, लेकिन फिर भी भारतीय राजनीति में उनका रुचि जो है, उनकी इच्छा बढ़ने लगी थी और उन्होंने ये सोच लिया था कि अब अंग्रेजों को कुछ कर दिखलाने का समय आ गया है और वह उसका उपाय सोचने लगे। उन्हीं दिनों ब्रिटिश युवराज एडवर्ड भारत आने को थे। काशी आने का भी उनका कार्यक्रम था। कांग्रेस ने तय किया कि उनका बहिष्कार किया जाए। तब कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने तय किया, कांग्रेस सरकार ने, कि एडवर्ड को भारत आने पर उनका बहिष्कार किया जाएगा। इस संबंध में जब गांधी जी ने आंदोलन चलाया तो आजाद भी इसमें कूद पड़े। जब महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया तो वह छोटा सा बालक चंद्रशेखर आजाद भी इस आंदोलन में उसने हिस्सा ले लिया। यद्यपि वे अभी बालक ही थे, फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनसे कचहरी में मजिस्ट्रेट ने पूछा, बहुत अच्छा है ये वर्णन, तुम्हारा क्या नाम है? उन्होंने अकड़ कर बताया, आजाद। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? स्वाधीनता। तुम्हारा घर कहाँ है? जेलखाना। मजिस्ट्रेट ने आज्ञा दी, इसे ले जाओ और 15 बेत लगाकर छोड़ दो। बेत यानी कोड़े मार। उन दिनों बेत की सजा देने का ढंग बहुत ही क्रूरतापूर्ण था। इस घटना का उल्लेख जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इस प्रकार किया है। अगर आप सुन लेंगे तो सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जो इसे बर्दाश्त करता था उसका क्या हाल होता था। उसे नंगा करके बेत लगाने वाली टिकटिकी से बांध दिया गया। बेत एक एक कर उसकी पीठ पर पड़ते और उसकी चमड़ी उधेड़ डालते, पर वह हर बेत के साथ चिल्लाता, महात्मा गांधी की जय। वह लड़का तब तक नारा लगाता रहा जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। वह लड़का कौन था? चंद्रशेखर आजाद। उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और एक एक कोड़े के साथ वह महात्मा गांधी की जय और वंदे मातरम का नारा लगाता रहा। जब तक वह बेहोश नहीं हो गया तब तक उसने यह नारा लगाना छोड़ा नहीं। इस घटना के बाद चंद्रशेखर नामक वह बालक आजाद के नाम से विख्यात हो गया। उन्हीं दिनों, पहले उनका नाम सिर्फ चंद्रशेखर था, जब वह पकड़े गए और उन्होंने अपना नाम आजाद बताया, और जब यह घटना घटी कि उन्हें 15 बेत मारा जाए, कोड़े मारे जाएं, और उसके बाद से जो है इनके नाम के आगे आजाद नाम लगने लगा। इन्हीं दिनों भारत के क्रांतिकारी अपना संगठन बना रहे थे। चंद्रशेखर आजाद उनसे अधिक प्रभावित हुए और वे भी उनके दल में शामिल हो गए। इनका देश के प्रति आगे बढ़ने का पहला कार्यक्रम महात्मा गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, एडवर्ड का बहिष्कार करना, वहां से इनका शुरू हुआ। और इनके मन में जलियांवाला बाग का आक्रोश तो था ही, जो इन्हें और आगे बढ़ाता गया। क्रांतिकारियों का कहना था कि अंग्रेज अहिंसात्मक रीति से नहीं मानेंगे। महात्मा गांधी ने हमेशा अहिंसा से उन्हें हटाने का प्रयत्न किया, लेकिन ये जानते थे कि अहिंसात्मक रीति जो है उनके ऊपर कोई काम नहीं करेगी। तो दो दल बन गए, एक गरम और एक नरम। ठीक, गरम दल जिनमें क्रांतिकारी, नरम दल जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अंजुम। उनको भय दिखाकर छोड़ने के लिए मजबूर करना होगा। चंद्रशेखर आजाद जिस क्रांतिकारी दल के सदस्य बने वह बड़ा था और सारे भारत में उसकी शाखाएं फैली थी। चंद्रशेखर आजाद जिस दल के सदस्य बने उसकी शाखाएं जो है पूरे भारत देश में फैली थी। क्रांतिकारी दल के सामने बहुत सी व्यवहारिक समस्याएं थीं। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि संगठन के लिए धन कहां से मिले। सब बालक थे, सब बच्चे थे, किसी के पास पैसा नहीं था। यानी कि जो दल अपना नृत्य कर रहे थे उनके पास भी पैसा नहीं था। तो ये हो रहा था कि पैसा कहां से आएगा। इसलिए दल की ओर से सन 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में काकोरी स्टेशन के निकट चलती गाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया गया। काकोरी कांड जब हुआ, ट्रेन में जो है सरकारी खजाना जा रहा था, काकोरी स्टेशन पर जो है इन लोगों ने मिल करके उस ट्रेन को लूटा। इसीलिए वह काकोरी कांड के नाम से जो है वह दिन प्रसिद्ध हुआ। इस घटना के होते ही ब्रिटिश सरकार की ओर से गिरफ्तारियां होने लगी, पर आजाद गिरफ्तार न हो सके। कई लोग गिरफ्तार हुए उसमें, राजेंद्र नाथ लावड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सब बहुत लोग उसमें गिरफ्तार हुए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद उसमें गिरफ्तार नहीं हुए। उन्हें पकड़ने के लिए बड़ा इनाम घोषित किया गया।
आजाद ने भी ठान लिया कि कोई मुझे जीवित न पकड़ सकेगा, मेरी लाश को गिरफ्तार किया जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद ने यह ठान लिया था कि मैं जिंदा तो अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा, वो बात अलग की है कि मेरी लाश को वो ले जाएं, लेकिन मैं जिंदा उनके हाथों नहीं आऊंगा। बाकी लोगों पर मुकदमा चलता रहा और चंद्रशेखर आजाद झांसी के आसपास के स्थानों में छिपे रहे और गोली चलाने का अभ्यास करते रहे। बाकी लोगों पर जो पकड़े गए उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था और लेकिन चंद्रशेखर आजाद को कोई पकड़ नहीं पाया। वह झांसी के आसपास के स्थानों पर छिप कर बैठे रहे और वहां गोलियां चलाने का अभ्यास करते रहे। काकोरी षड्यंत्र के मुकदमे में रामप्रसाद बिस्मिल, जैसा अभी हमने आपको बताया था, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लोहड़ी को फांसी हो गई। अब उत्तर भारत के क्रांतिकारी दल के नेतृत्व का पूरा भार आजाद पर आ पड़ा। जब राजेंद्र लोहड़ी और रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा दी गई तो उसके बाद चंद्रशेखर आजाद पर जो है सारी जिम्मेदारी आ गई। उन्हें इस संबंध में भगत सिंह आदि योग्य साथी मिले। तब उन्हें जब इनके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई तब इन्होंने जो अपना संगठन बनाया उसमें इनको भगत सिंह की जो है संगत मिली। संगठन का काम जोरों से होने लगा। इन्हीं दिनों ब्रिटिश सरकार ने विलायत से साइमन की अध्यक्षता के एक आयोग भेजा, साइमन कमीशन गो बैक लाला लाजपत राय। जब यह आयोग लाहौर पहुंचा तो सभी दलों ने इसके विरुद्ध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में वयोवृद्ध नेता लाला लाजपत राय को लाठी की खतरनाक चोटें आईं। जब नारा लग रहा था साइमन कमीशन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय लगा रहे थे, उसी समय अंग्रेजों ने अपनी लाठी से इनके सिर पर वार किया और वहीं पर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इन्हीं चोटों के कारण कुछ दिनों के बाद उनका प्राणांत हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। इससे देश का वातावरण विक्षुब्ध हो गया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और जयगोपाल ने यह तय किया कि लाला जी की हत्या के लिए जिम्मेदार स्कॉट या सैंडर्स को मार डालना चाहिए। 17 सितंबर 1928 को इन लोगों ने पुलिस सुपरिटेंडेंट सैंडर्स को गोलियों से भून डाला, पर इनमें से कोई पकड़ा न जा सका। इन्होंने 17 सितंबर 1928 को सैंडर्स को गोलियों से भून दिया और भून कर वे लोग भाग गए, कोई पकड़ा नहीं गया। सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सरकार की दमन नीति का विरोध करने के लिए 7 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। यद्यपि वे जानते थे कि वे पकड़े जाएंगे और उन्हें फांसी होगी, तो भी वहां से भाग निकलने के बजाय वे विधानसभा में भी अंग्रेजों के विरोध में नारे लगाते रहे। उन्हें यह पता था कि अगर वे पकड़े गए तो उन्हें फांसी की सजा हो जाएगी, लेकिन बड़ी निर्भीकता से वे वहीं डटे रहे और अंग्रेजों के विरुद्ध नारे लगाते रहे। वे दोनों गिरफ्तार किए गए और उन पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चला, किंतु चंद्रशेखर आजाद अब भी पकड़े न जा सके। 2 पकड़े गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को अब भी कोई पकड़ नहीं सका। ब्रिटिश सरकार आजाद को तत्काल पकड़ना चाहती थी, पर वे किसी भी तरह हाथ नहीं आ रहे थे। ब्रिटिश सरकार जो है चंद्रशेखर आजाद को पकड़ना चाह रही थी, लेकिन वे उनके हाथ नहीं आ रहे थे। सन 1931 की 27 फरवरी की बात है, दिन के 10 बजे थे। आजाद और सुखदेव राज इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे, जो अब कंपनी बाग है। इतने में 2 पुलिस अधिकारी वहां आए। उनमें से एक आजाद को पहचानता था। उसने दूर से आजाद को देखा और लौटकर खुफिया पुलिस के सुपरिटेंडेंट नाट बाबर को उसकी खबर दी। नाट बाबर इसकी खबर पाते ही तुरंत मोटर द्वारा अल्फ्रेड पार्क पहुंचा और आजाद से 10 गज के फासले पर उसने मोटर रोक दी। पुलिस की मोटर देखकर आजाद का साथी तो बच निकला, किंतु वे स्वयं वहीं रह गए। नाट बाबर आजाद की ओर बढ़ा। दोनों तरफ से एक साथ गोली चली। नाट बाबर की गोली आजाद की जांघ पर लगी और आजाद की गोली नाट बाबर की कलाई पर, जिससे उसकी पिस्तौल छूटकर गिर पड़ी। उधर और भी पुलिस वाले आजाद पर गोली चला रहे थे। हाथ से पिस्तौल छूटते ही नाट बाबर एक पेड़ की ओट में छिप गया। आजाद के पास हमेशा काफी गोलियां रहती थीं, जिनका इस अवसर पर उन्होंने खूब उपयोग किया। तड़ातड़ गोलियां चलाने लगे। नाट बाबर जिस पेड़ की आड़ में था,
आजाद मानो उस पेड़ को छेद कर नाट बाबर को मार डालना चाहते थे। उन्होंने तय किया था कि नाट बाबर को वे आज समाप्त कर डालेंगे। पूरे 1 घंटे तक दोनों ओर गोलियां चलती रही। जब कहते हैं जब आजाद के पास गोलियां खत्म होने लगी तो अंतिम गोली उन्होंने स्वयं को मार ली। इस प्रकार वह महान योद्धा मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर सदा के लिए सो गया। उन्होंने यह ठान लिया था ना कि अंग्रेजों की गोली से वे नहीं मरेंगे, उनकी लाश को वे गिरफ्तार करेंगे, लेकिन आजाद को जिंदा गिरफ्तार नहीं कर सकते। और उन्होंने वही किया। जब उनके पास एक गोली बची तो उन्होंने स्वयं को अपनी ही गोली से मार दिया। अपनी यह प्रतिज्ञा उन्होंने अंत तक निभाई, वे कभी जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। जब आजाद का शरीर बड़ी देर तक निस्पंद पड़ा रहा तब पुलिस वाले उनकी ओर आगे बढ़े। तब भी वे डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि यह उठ करके अभी हमें मार डाले। जब काफी देर तक उनका मृत शरीर वहां पड़ा रहा, उसमें कोई स्पंदन नहीं हो रहा था, कोई गतिशीलता नहीं हो रही थी, तब वे आगे बढ़े। किंतु आजाद का आतंक इतना था कि उन्होंने पहले एक गोली मृत शरीर पर मारकर निश्चय कर लिया कि वे सचमुच मर गए हैं। फिर भी मरे हुए आजाद को देख कर के भी वे इतने भयभीत थे, उन्हें यह लगता था कि यह इतनी आसानी से नहीं मर सकता। उनके मृत शरीर पर भी उन्होंने एक गोली चलाई और जब वे निश्चिंत हो गए कि अब यह मर गया है तब वे उनके पास पहुंचे। आजाद जिस स्थान पर शहीद हुए वहां उनकी एक प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। वहां जाने वाला हर व्यक्ति उस वीरात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिसने अपनी जन्मभूमि की पराधीनता की बेड़ियों को काटने के लिए अपना जीवन सहर्ष बलिदान कर दिया। वह कौन थे? चंद्रशेखर आजाद।